और सुनो प्रोग्राम जवाब खपे सगन मैं हाँ इम्तियाज मीर। अफसोसनाक वाक्यो, दर्दनाक वाक्यो दहशतगर्दी जो पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत रही है ऐं उनखे हमेशा टारगेट किया वियो आहे दहशतगर्दनि जे हवाले सां। KPK जे इलाइक़े में विशाम जे अंदर चाइनीज़ जेके इंजीनियर्स हुआ उन्हनि खे जंहिं गाड़ी में खयो पियो वञे उन सां बारूद सां भरियल गाड़ी उन्हनि सां टकराई वई। तक़रीबन 6 माण्हू अजल जो शिकार थिया आहिनि। अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी जे लाइ वरी कुर्बानी ॾिनी आहे ऐं असांजी पाक फ़ौज हमेशा दहशतगर्दनि जो मुक़ाबिलो कयो आहे। उन सां गॾु तुर्बत में पाक नेवी जे एयर बेस ते बि जेको हमिलो उनखे मूंखे बि नाकाम बणायो वियो आहे। मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन किया अकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिनाज साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको ब्रिगेडियर साहब वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। आज अफसोसनाक वाकया, आपको पता है कि चाइनीज के ऊपर इससे पहले भी हमले होते रहे हैं, अब भी इसको टारगेट किया गया है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? देखिए, ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड किस्म के अटैक्स पाकिस्तान के खिलाफ इसको जारी हैं। उससे पहले गवादर में अटैक हुआ पिछले हफ्ते और आज रात को तुर्बत के नेवल बेस सिद्दीक के ऊपर हमला किया गया। इसमें दोनों अटैक जो थे, तुर्बत वाला और गवादर वाला, उसको बड़ा सक्सेसफुली उसको रिपल्स किया गया और तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया था। लेकिन उसी के साथ इन कोऑर्डिनेशन आज बिशाम के अंदर जब 6 तकरीबन थे जो इस्लामाबाद से दासू की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे कि एक हाइड्रो पावर प्लांट हमारा बन रहा है पानी वाला, जहाँ से कि बिजली बनानी है, तो ये उस रास्ते में वहां और ये नीचे दरिया में, जिसकी वजह से 6 जो है वो जो है ये शहीद हुए हैं चाइनीज जो है। अब इसके पीछे अगर मुहरकात आप देखें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इसमें जो है जो TTP के एलिमेंट है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो ऐसे आउटफिट्स हैं जो कि ईरान में, अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, और TTP में सबको मालूम अफगानिस्तान में जो बुरी गवर्नमेंट है वहां पे ये छुपे हुए हैं लोग। तो इनका बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक है। इनकी कोऑर्डिनेशन बेसिकली जो तमाम तालिबान है वो इंडिया के साथ मिलते हैं, रॉ इनको फंडिंग कर रही है, इनके ऑपरेशन से कोऑर्डिनेट कर रही है, और जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन और ये इनको इंटेलिजेंस फराहम की जा रही है, ये किसी भी बड़े मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आज के इंडिकेशन भी बिल्कुल स्ट्रेट अवे TTP की तरफ गए हैं, जहाँ पे कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि चाइनीज जो हैं वो जो एक BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव और CPEC के सिलसिले में एक स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दे रहे थे तरीके तालिबान अफगानिस्तान के एलिमेंट्स को, उनको मेरा ख्याल है रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि वो डबल गेम खेल रहे हैं। वो इंडिया के साथ मिलके उनकी फंडिंग भी ले रहे हैं और एट द सेम टाइम उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं। तरीके तालिबान अफगानिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमें फंडिंग इंडिया से मिलती है तो उसके साथ साथ चाइनीज की मजबूरी है कि उन्होंने जो अफगानिस्तान से गुजार के या तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में या यूरोप की तरफ लेके जाना है, अफगानिस्तान से गुजरना लाजमी है। तो दोनों तरफ से वो फंड इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने उनको कबूल नहीं किया, उनको रिकग्निशन नहीं दी है। तो वो एक किस्म का डबल गेम और बगल में छुरी और मुंह पे राम राम वाली इंडिया की पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कि तरीके तालिबान अफगानिस्तान की जो गौरी गवर्नमेंट है, जिनकी रेट सिर्फ काबुल पक्तिका के अंदर और कंधार बिल्कुल मौजूद नहीं है, वो इस तरह की शरारतें और हरकतें करके अपनी एक प्रेजेंस को शायद जो है वो महसूस करवाना चाहते हैं दुनिया को। लेकिन जहां पाकिस्तान ने उनके ऊपर इतने एहसानात किए हैं और अब चाइना ने जब उनके ऊपर एहसान किया कि वहां से अगर BRI के सिलसिले में एक रोड निकलती है जो यूरोप और सेंट्रल एशिया होगी, तो बजाय इसके कि उनके शुक्रगुजार होने के, एहसानमंद होने के, तो ना पाकिस्तान के हक में ना अच्छा किया और ना चाइना के। तो मैं समझता हूँ चाइना को भी अब अपनी जो पॉलिसी देखना चाहिए, और जो यहाँ पे TTP के एलिमेंट छुपे हुए हैं जिनको अपने स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं, वो तरीके तालिबान अफगानिस्तान वाले, तो उनके ऊपर हमें अब अपने सेल्फ डिफेंस के सिलसिले में आर्टिकल 51 UN चार्टर के तहत हमें एक्शन लेना जो है नागुज़ीर हो चुका है। जब तक हम सख्त एक्शन नहीं लेंगे तब तक ऐसे जो है हालात का हम सामना करते रहेंगे और पाकिस्तान को ऐसे दहशतगर्दी का सामना रहेगा। जी ब्रिगेडियर साहब, जो वेव आई है टेररिज्म की आपके सामने है, जो नेक्सस है अफगानिस्तान के अंदर, आपको पता है कि
हक्कानी नेटवर्क हो, हाफिज गुल बहादुर हो, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो वेव आई है आपको पता है, और अमेरिकन ने भी ये पूरी दुनिया को बताया, एक दफ़ा फिर दहशतगर्द जो है ना अफगानिस्तान के अंदर रीग्रुप हुए, जिस तरह अफगानिस्तान से अमेरिकन निकले और उन्होंने विथड्रॉल किया था। क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे दो स्ट्रॉन्ग रीजन है, एक अफगानिस्तान के हिसाब से, एक इंडिया के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से देखें तो वो दुनिया की अटेंशन जो है जो उसके ऊपर फोकस हो चुकी है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हिसाब से। कनाडा में जैसे उन्होंने कत्ल किया और सीआईए ने उनके एक प्लॉट को जो है उसको अनर्थ किया, जब उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर खालिस्तान की लीडरशिप को कत्ल करना था। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पकड़ा जाना, और मजीद ये कि जिस तरह से अकलियतों के खिलाफ इंडिया ऑपरेशंस कर रहा है, और वहां पे उन्होंने जिस तरह इलेक्शंस होने वाले हैं तो अकलियतों को उन्होंने बिल्कुल दबा के रख दिया, लिबरल लोगों को बिल्कुल पसे पुश डाल दी है, सोशल मीडिया को वहां बैन कर दिया है। जिस तरह से कश्मीरियों को उन्होंने वहां पे एक ओपन जेल बना के रख दिया है मकबूजा कश्मीर को। इन तमाम चीजों से जो है नजर हटाने के लिए और दुनिया के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एक इनस्टेबिलिटी का माहौल पैदा किया है। पहली तो ये बात है। दूसरी जो है, अफगानिस्तान इटसेल्फ जो है अगस्त 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो गया है कि दुनिया ने तरीके तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कबूल नहीं किया, वन, और सेकेंडली उनकी अपनी जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी स्टैब्लिश नहीं हो सकी है। तो लिहाजा वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो पॉपुलैरिटी वो लूज करते जा रहे हैं तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, उसको दोबारा गेन करने के लिए वो नेशनलिस्ट एक नारा लगा के और ऐसी चीजें कर दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत इफेक्टिव हैं, जबकि वो नहीं के एलिमेंट्स को वो ऐसे वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं एज स्ट्रेटेजिक एसेट, जो कि अपने अपने इलाकों में नए इजारादारी का पूरी गवर्नमेंट की अफगानिस्तान की वहां पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट उनके इस्तेमाल करते हैं, वहां पे उनको महफूज जगह देने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक किस्म का रीजनल स्ट्रेटेजिक जो एक डोमेन बनता है, प्लेटफॉर्म बनता है, उस पे जो है सारे के सारे फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आके मरकूज हो जाता है। इसकी वजह से बदकिस्मती ये वेव चली हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हम वक्त तैयार हैं और हमें सब इनकी नकलो हरकत का मालूम है। आज भी जो बिशाम में हुआ बड़ा ही पीसफुल इलाका था जहां पे इन्होंने इस तरह से हिट किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन किस्म की टेक्निकल इंटेलिजेंस के बगैर ये करना मुमकिन नहीं था। और ये टेक्निकल इंटेलिजेंस किससे उन्होंने हासिल की होगी? डेफिनेटली इंडिया की जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे ऑपरेट करती है। बदकिस्मती से हमारे कुछ सहूलतकार भी हैं जो उनकी मदद फराम करते हैं। तो लिहाजा काउंटर इंटेलिजेंस वालों को बड़ा स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाकया ना हो। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनाज़ साहब जो तर्जुमो तव्हांजे साम्हूं आहे त हिकिड़ो फैसिलिटेट कयो थो वञे ऐं टेक्निकल इंटेलिजेंस कराए करे हमला कराया था वञनि इंडिया जी रॉ जी तरफ़। इहा कंहिंखां ॻाल्हि लिकियल छुपियल न आहे। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं। वेलकम इरादी जी, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। नून लीग से उनका ताल्लुक है। एडवोकेट साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ चाइनीज के ऊपर आज जो हमला हुआ है, और तुर्बत में एयरबेस के ऊपर एक वेव शुरू हो गई है दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए सर, आज का जो वाकया है ये इंतहाई तशवीशनाक है और साजिश है चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करने की, और कोशिश है इस बात की कि सी पैक के कार्रवाई को रोक दिया जाए। पर ये सूरत जो है ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जब आपको मालूम था कि ये चाइनीज कहीं जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि लीगल प्रोटेक्शन हमारी हुकूमत ने उनको दी या नहीं दी, लेकिन 5 जानों का जो नुकसान हुआ और उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी भी लोग शहीद हुए, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और दहशतगर्दी के वाकयात में रोज बर रोज इजाफा होता जा रहा है। लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गहरी साजिश है और इसका फायदा दहशतगर्द इसलिए उठा रहे हैं कि हमारे सियासतदान जो हैं
ये आपस में एक नहीं है, इनके इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं। दहशत गर्दी से जंग लड़ने के लिए कौम का और एस्टेब्लिशमेंट का एक साथ होना जरूरी है, उनके दरमियान यूनिटी बहुत जरूरी है। हमारे फौजी जवान भी अपनी जानों का कुर्बानी पेश कर रहे हैं। इन हालात में मैं तो आपके प्रोग्राम के हवाले से यही कहूँगा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि मेहरबानी करें आप और अपने सियासी इख्तलाफात को बुलाकर पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए, जिसमें दहशत गर्दी भी है, माशी सूरत हाल भी है, बाकी दूसरे कई प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात हासिल करने के लिए हम आपस में यूनाइट होकर आगे बढ़ें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपने उस दोस्त मुल्क का जो हमारे लिए हर किस्म का काम कर रहा है, हमारे जो उसके मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पर आपको पता है सी पैक का जो प्रोजेक्ट था वो सबका दौरे हुकूमत में तकरीबन 4 साल तक बंद रहा। मुझे वो वक्त याद है कि मैं एक दफा न्यूयॉर्क के दौरे पे था, तो न्यूयॉर्क में मुझे लोगों ने ये कहा, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उसने कहा जी आपकी हुकूमत गई। मैंने पूछा क्यों, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ऐसा कोई मामला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा आपने अगर अपने प्राइम मिनिस्टर को बचाना है तो आपके पास एक ही सूरत हाल है कि आप सी पैक के मंसूबे को रोक दें। तो मैं ये समझता हूँ ये गहरी साजिश है ताकि चाइना से और पाकिस्तान के तल्लुकात खराब हों। जो प्रोजेक्ट हमारे साथ चल रहा है, जो हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है, उसमें रुकावटें पैदा कर दी जाएं और इस मुल्क में ऐसी दहशत फैलाई जाए कि लोग इस मुल्क का रुख करने से पहले ये सोचें कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क है, वहां जाएंगे हमारी जान और माल की कोई हिफाजत नहीं होगी। इन हालात में पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे और हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे चाइनीज भाई पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उनको फुल लीगल प्रोटेक्शन दें। जब ये जानते हैं कि इस टाइप का कोई भी वाकया हो सकता है, तो मुझे नहीं पता कि जब ये वाकया हुआ उस वक्त उनके लीगल प्रोटेक्शन हासिल थी या नहीं थी, लेकिन जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए खिलाफ एक साजिश है, जिसको रोकने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों की है। और इस दहशत गर्दी को कुचलने के लिए जो है ना फौज का भरपूर साथ दिया जाए, क्योंकि फौज कोई भी जंग जो है, चाहे वो दहशत गर्दी की जंग है या कोई और जंग है, कौम की मदद के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए पाकिस्तानी कौम की मदद की जरूरत है और हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सब मिलकर इन मामला को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम उठाएं। पर अगर हमने मजीद कोताही बरती और इस तरह का कोई और वाकया होता है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको और चाइना के दरमियान जो एक तल्लक है, जो भाइयों वाला तल्लक है, जो है एक दूसरे की जो हम मदद करते हैं, शायद उससे रास्ते में भी कोई रुकावट आए। और अगर रुकावट आती है तो नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तानी कौम का है, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का है, जिनके फायदे के लिए सी पैक के मंसूबे को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश जारी है। अल्लाह करे हम तमाम लोग मिलजुल कर अपने मुल्क के हालात को बेहतर बनाने में कोई रोल प्ले कर सकें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नुकसान के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। एडवोकेट साहब, जिस तरह आपने कहा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं जो उनको एक साइड रख कर आगे बढ़ना चाहिए, आपको पता है बड़े चैलेंजेस हैं मौजूदा गवर्नमेंट को। मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सेम पेज पे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, जनरल साहब हो, सेम पेज पे नज़र आ रहे हैं। पीटीआई का दौर था, आपको पता है, बड़ी रिफ्ट नज़र आती थी। अब कोई रिफ्ट तो है नहीं, आपको पता है। और नेशनलिस्ट इंटरेस्ट को सबसे पहले और नेशनल नैरेटिव बना भी है दहशतगर्दों के खिलाफ, आपको पता है। और मैशियत और दहशतगर्दी दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। एडवोकेट साहब क्या कहेंगे? देखिए, सेम पेज का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर वाकई जैसा है तो जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर सियासी जमातें हैं, जो स्पेशली जिन्होंने दो बड़ी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, बाज़ औक़ात उनके सामने उनके भी इख्तिलाफ राय सामने आती है
कल से मैं बात जगह देख रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि जून में जो बजट आएगा, जो सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर जिन्होंने हुकूमत भी बनाई है, सारा कुछ किया है, कि वो एक टफ टाइम देंगे। प्राइम मिनिस्टर की सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर वो एक कोई अपॉइंटमेंट करता है, प्रेशर आता है कहीं ना कहीं से, और वो प्रेशर में आकर उस अपॉइंटमेंट को वापस हाल को रिकॉल कर लेता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की कमजोरियों में शुमार होगा। आप इसका मतलब यह है कि आपने हुकूमत तो ले आए हैं, लेकिन उनको पूरी आज़ादी से, पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। पर अगर मौका नहीं देंगे तो फिर अगर यही जो वन पेज की बात आप कर रहे हैं, अगर वन पेज वालों के दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया तो जिस तरह सबका हुकूमत में हुआ था, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इन हालात में मेरे नजदीक जो है ना, बहुत सारे मामला को बैठकर संजीदगी से तय करना बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी से भी मैं ये कहता हूँ कि आपके पास आईनी पोस्ट है, कल आप सेनेट के चेयरमैन भी हो जाएंगे, आपके गवर्नर भी आ जाएंगे, आपको कैबिनेट में जाना है तो जाएं, अगर नहीं जाना तो फिर एक पार्टी होकर उस मामला को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये एक दूसरे को प्रेशराइज करना और प्राइम मिनिस्टर को पूरी आज़ादी से फैसले न करने का मौका देना, मैं समझता हूँ कि हम इदारे को मजबूत नहीं कर रहे बल्कि कमजोर कर रहे हैं। और अगर हमने ऐसे कमजोर किया तो शायद मुझे मरकज में जो सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आती। अगर इख्तलाफात इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि इख्तलाफात दूर करें, वो इख्तलाफात अगर बढ़ते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इस पे संजीदगी से गौर करना जरूरी है। एडवोकेट साहब, आपको मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग आपको जो है ना एक साथ नजर नहीं आ रही कि एक साथ नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो आप पीपल्स पार्टी के फिर सीरियसनेस देखेंगे। देखिए, वो उसमें ये हो जाएगा कि फिर वो अभी तो वो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हुकूमत बनाई है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर उसके खिलाफ बोलते हैं, वोट देने की बारी आती है तो आप वोट दे देते हैं। तो ये कैसी सियासत है कि आप दोनों ने मिलकर तमाम सिस्टम को चलाना है, तो पार्लियामेंट के अंदर भी अगर हुकूमत की तरफ से कोई एजेंडा आता है तो उसको सपोर्ट करना भी एक की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। एक तरफ तो आप अपनी पार्टी की सियासत करते रहें, दूसरी तरफ आपको हर चीज मिलती भी रहे। इन हालात में मामला चलेंगे नहीं, खराब होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हालात को खराब मत करें, बेहतर बनाएं। पर अगर आप समझते हैं कि हम अपोजिशन में रहकर अपना रोल प्ले नहीं कर सकते तो फिर कैबिनेट का जब आपने बाकी ओहदे ले लिए, प्रेसिडेंट को ओहदा ले लिया, गवर्नर को ओहदे ले रहे हैं, सेनेट की चेयरमैनशिप ले रहे हैं, तो वजारतें भी ले लें ताकि इनके दरमियान जो मामूली इख्तलाफ है राय सामने आता है, कम से कम वो तो नजर ना आए। एडवोकेट साहब, मतलब आपको कमजोर गवर्नमेंट नजर आ रही है, मजबूत गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, फैसले नहीं कर पा रही, आपको लग रहा है कि नून लीग अकेले से आगे नहीं बढ़ सकती? मरकज की हद तक मुझे बिल्कुल नजर आ रही है। सूबाई लेवल पे मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं नजर आ रही। चारों सूबों में मरकज की हद तक मैं ये बात कह सकता हूँ कि मरकज में अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनकी हुकूमत बनी है उनको इंडिपेंडेंट रास्ता नहीं दिया जा रहा, पर इंडिपेंडेंट रास्ता नहीं देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर ये दोनों साथ नहीं चलेंगे तो फिर मामला मेरे नजदीक तो बेहतर नहीं होंगे, खराब होंगे। और अगर ये तल्लुकात दो पार्टियों के दरमियान खराब होते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप कहेंगे कि जी हम 92 से मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो अपने आप को सुन्नी इताद के मैंने कहलाते हैं। अब मैं हैरान हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि ये पीटीआई के हैं, तो पीटीआई के वो एमएनए कहाँ हैं? आप वो सुन्नी इताद के एमएनए हैं। पीटीआई में जाना होता है तो डायरेक्ट जाते हैं ना, पीटीआई के मेंबर नहीं काउंट होंगे। और अगर वो पार्टी की खिलाफवर्जी करेंगे तो सुन्नी इताद का चेयरमैन जो है उनके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करने चाहेगा तो वो कर सकेगा। तो ये हमने क्यों का मरबा बना लिया, हर चीज को हम खराब कर रहे हैं। और पीटीआई का हाल ये है कि हमारा जो कायद अंदर बंद है, उस कायद की ये हालत है कि अभी जो इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट के अंदर डिटेल दी है कि उनकी ये जगह को डेकोरेट करने में आपने 1 करोड़ खर्च कर दिया, 6 महीने में 35 लाख रुपए उनके खाने पे खर्च हो गए। तो ये कौन सी जेल है, कौन सी सजा है? क्या ये तमाम फैसिलिटीज बाकी लोगों को भी हैं जो जेलों के अंदर है? नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हम तो कहते हैं कि
हमारा आइन कहता है कि हम सारे बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो सजा याफ्ता आदमी के साथ ट्रीटमेंट तो एक जैसा होना चाहिए ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई देना भी है फैसिलिटी तो उस हद तक दें जिस तरह सबक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को दी, जरदारी साहब को दी, उन्होंने जेलें काटी है ना। ये तो जेल नहीं काट रहे, ये तो जेल के अंदर मजे कर रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं। अमेरिका में मुजाहरा हो रहा है और पाकिस्तान को गालियां, पाकिस्तान की फौज को गालियां दी जा रही हैं और उसके साथ अमेरिका के झंडे को भी लहराया जा रहा है। और दूसरी कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। ये एक तमाशा बना हुआ है हमारी सियासत की तरफ से, जिसको मैं कोई अच्छी नजर से नहीं देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी एडवोकेट यासिन आज़ाद साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू आयो। नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन्स करते हुए। वेलकम मेरे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है मारूफ शख्सियत हैं, अकेडमिक हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। मोहतरम जनाब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। ब्रिगेडियर साहब वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब हालात आपके सामने हैं, एक वेव दुश्मन पाकिस्तान के अंदर जो बार बार कार्रवाई कर रहा है, एक सपोर्ट के बगैर ये चीजें हो नहीं सकती। जो आज चाइनीज के ऊपर हमला हुआ है और चाइनीज की जिस तरह हलाकतें हुई हैं, आज नेवी के बेस पे भी, तुर्बत में भी हमला हुआ है, क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? इजाज साहब देखें, इसमें 3 पॉइंट याद रखें आप। सही। ये जो दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारे कुछ अपने जो मसाइल हैं जिनको फायदा उठा रहे हैं बाहर के लोग, मसलन हमारा जो सीपेक का मंसूबा है या हमारा पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है या हमारा अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सही। तो ये टेररिज्म एक ग्लोबल टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए, चाइनीज का ये पहली दफा नहीं हुआ है, नहीं हुआ, पहले भी गालिबन बशाम नहीं हुआ था, आज से कोई 2 साल पहले 2021 में। 21 में। उससे पहले गवादर पे भी कोशिशें हो चुकी थी। तो ये सारे ग्लोबल लीकेजेस हैं। मैं तो ये समझता हूं कि जो अभी मॉस्को में हुआ है, जो यहां हुआ है, ये सारे एक ही ग्लोबल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पाकिस्तान की ऊपर डिमांड है, पाकिस्तान की जो कोशिश है अभी, जैसे टीटीपी है अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। अब कुछ लोगों का आज से कोई 8-10 महीने साल पहले बातचीत चली थी, बातचीत करनी चाहिए। तो उस वक्त हमने प्रोग्राम में किया था कि भाई आप बातचीत टेररिस्ट से नहीं कर सकते। सही। क्योंकि टेररिस्ट जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, टीटीपी है, दाइश है, अलकायदा है, खुरासानीज हैं, फिर टीटीपी के अंदर ग्रुप्स हैं, फिर अफगान तालिबान के कुछ स्प्लिंटर ग्रुप भी हैं। तो आप किससे बात करेंगे? सही। आप किसी, देखिए नहीं, कोई बातचीत होती है आपके सामने, आपका कोई अपोनेंट हो जो आपको नजर आ रहा हो, उससे आप बात करें। अब इसका तो हाल ये है कि हमें इंटरनली तौर पे अपने जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, इसको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10-12 साल डील किया है एंटी टेररिज्म से, कि हमारा जो लोअर लेवल पे जो सिक्योरिटी का एक होना चाहिए कॉन्शियसनेस, वो नहीं होती है चीज। तो देखिए, ऊपर से आप एक खबर तो आ जाती है कि जी ये खतरा है, और वो फिर पास होते होते वो
जो चेक पोस्टें होती हैं या नीचे लेवल के जो एहलकार वहां तक आती है, वो उसको रूटीन के तौर पे लेते हैं। तो इसलिए ये मसाइल होते हैं। अब ये बम का धमाका हुआ है, बस में हुआ है, तो शाम ऐसी जगह है, वहां वो बंदा कैसे पहुंच सकता है जब तक वो बीच में चल के नहीं आया होगा, इनके साथ ही नहीं बैठा होगा या साथ ही नहीं होगा, तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ और हो गया। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम एक तो कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये जो स्टांस है, स्ट्राइक किया है, ठीक है, हमें अवॉइड करना चाहिए अफगानिस्तान से वॉर से, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में उनको बताना चाहिए कि आप खुद करें, आप नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए मजबूरी, आप बैठ नहीं सकते। वी हैव टू टेक एक्शन। और आपके ऊपर देखें, इंडिया भी पर तोलता रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये इस सूरत हाल में कोई जिसको ना कहते साहिल की कोई गुंजाइश नहीं। सही कह रहे सर। जिस तरह आपने कहा, इससे पहले काफी डायलॉग भी हुए लेकिन उससे अमन नहीं हुआ। जिस तरह आप इशारा करें, एक अफगानिस्तान के अंदर एक उबूरी गवर्नमेंट है, आपको पता है, वो भी पॉपुलर नहीं रही, कमजोर होती जा रही है और अपना नैरेटिव बनाने के लिए बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जितना विथड्रॉल हुआ अमेरिकन का, उसके बाद एक दफा फिर दहशतगर्द रीग्रुप हुए हैं, मजबूत हुए हैं, स्ट्रांग हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब देखिए, मैंने अभी जैसे कहा है कि लेट्स टेक टीटीपी। टीटीपी के अंदर 10 ग्रुप हैं, हकानी ग्रुप के लोग हैं, दूसरे हैं, बहादुर ग्रुप के लोग थे, और उनको मुख्तलिफ लोग ग्रुपों को मुख्तलिफ तरफ से इमदाद मिलती है। और इसी तरीके से जो लोग बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, अफगान गवर्नमेंट है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि इनके साथ हमदर्दी रखते हैं। और बाकी फिर अलकायदा है, वो अपना एक उनका अपना है, और अलकायदा के अंदर भी ग्रुप्स हैं। फिर उसके बाद ISIL वाले यानी दाइश वाले हैं। अब किसको नहीं पता है कि दाइश किसने पैदा किया था। सही। आप देखें, अब रशियन गवर्नमेंट का जो बयानिया आ रहा है, वो बड़ा क्लियर खुल के बता रहा है कि हमें पता है कि क्योंकि आप ठीक है, जिसने तो बम चलाया वो तो अपनी जगह है, लेकिन उस बम को चलाने के लिए कहने वाला कौन है, उसको देखना है। तो यहाँ भी हमें ये देखना है कि इन लोगों को ये जो कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है। सही, बड़ी मेहरबानी सर। ब्रिगेडियर साहब, रिटायर्ड तारिक खलील साहब, दिफाई तज्जिया निगार। जिस तरह प्यूटन ने भी कहा और आपको पता है उन्होंने खुल के कहा है, और रशिया के ऊपर जो हमला हुआ उसके लिंक्स कहाँ मिलते हैं, ये एक बड़ी डिबेट है। और अभी भी जिस तरह हमले हो रहे हैं, ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स हैं बहुत ही अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को किसी के साथ बैठ के बात नहीं करनी चाहिए, ब्रिगेडियर साहब ने कहा है। और सब यानी कि पॉलिटिकल फोर्सेस हो, सब मिलके यानी कि पूरा पाकिस्तान फ़ौज के पीछे, सियासी जमातें इख्तलाफात ख़त्म करे फ़ौज सां गॾु बीहनि। इन सां गॾु इजाज़त।